हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे अच्छे से। जल्दी से जुड़ जाइए सभी। जैसे कि आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, ये हमारी क्लास नंबर 9th स्टार्ट होने जा रही है। तो देखो, प्रीवियस वीडियोस अगर किसी बच्चे ने वॉच नहीं की हैं तो वो जा कर के प्लेलिस्ट में चेक कर ले। ठीक है, ये आपकी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की बाल विकास की क्लास चल रही है, जो कि आपका 50 मार्क्स का होता है। स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका काफ़ी ये। ठीक है, और 13 तक के क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न हमारे चल रहे हैं। ठीक है भाई, वेरी शॉर्ट भी हम कर चुके हैं और हमने सारे ऑब्जेक्टिव भी कवर कर लिए हैं, और ये चल रहे हैं हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, इसमें हमारे 13 तक के हो चुके हैं। चलिए फिर 14 क्वेश्चन से कर लेते हैं स्टार्ट। हमारा क्वेश्चन है, हर लोग के अनुसार विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, नाम बताइए। देखिए, अगर सभी बच्चे जो है डीएलएड में अच्छे से पढ़ लेते हैं तो उनको किसी भी ना तो टेट में दिक्कत आनी है, ना उनको सुपर टेट में कोई प्रॉब्लम आनी है, अगर यहाँ पर आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ते हैं एक एक टॉपिक को क्लियर करके। राइट, चलिए फिर इसका आंसर क्या है। हर लोग की विकास की अवस्थाएं निम्न हैं। एक तो गर्भकालीन अवस्था है, गर्भाधान से जन्म तक। दूसरी है शैशवावस्था, जन्म से 2 सप्ताह तक इन्होंने बताई है। बचपन अवस्था बताई है इन्होंने, तीसरे सप्ताह से 2 साल तक। फिर पूर्व बाल्यावस्था, तीसरे साल से 3 से 6 वर्ष तक इन्होंने बताई है। और उत्तर बाल्यावस्था इन्होंने बताई है 7 से 12 तक। उसके बाद इन्होंने वयसंधि अवस्था, मतलब टोटल मिला के इन्होंने 11 अवस्थाएँ दी हैं। ठीक है, बस तो ये क्वेश्चन तो कम ही पूछा जाता है, इतना नहीं पूछा जाता ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, बालक के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। संवेगात्मक विकास को, तो बालक के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। संवेगात्मक विकास, पहली चीज़ होता क्या है, एक तो होता है सर्वांगीण विकास और एक होता है संवेगात्मक। तो दोनों चीज़ों में डिफरेंस समझ के चलना। सर्वांगीण का तो मतलब होता है ऑल ओवर डेवलपमेंट। ठीक है, और संवेगात्मक जो होता है वो होता है आपका इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, इमोशन से जुड़ा होता है। तो आपके इमोशनल डेवलपमेंट को क्या क्या चीज़ जो है अफेक्ट करती है बच्चे के विकास में। एक तो परिवार हो जाता है, अगर परिवार अच्छा, मतलब ये कह दो कि लड़ाई झगड़े वाला होगा तो क्या ही असर पड़ेगा उस बच्चे पर, है ना। तो परिवार जो है बच्चे की पहली पाठशाला होती है। परिवार, बालक परिवार के सदस्यों का अनुकरण करता है। जिस परिवार में झगड़े होते हैं उस परिवार के बच्चे संवेगात्मक रूप से उत्तेजित रहते हैं, है ना। वो भी जो है चीज़ों को सहन नहीं कर पाते हैं और थोड़े से एग्रेसिव नेचर के इस तरह के बच्चे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बालक की आर्थिक दशा। यदि बच्चे की आर्थिक दशा, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो भी वो जो है हीन भावना का शिकार हो जाता है। नेक्स्ट है फिर अध्यापक। शिक्षक का भी बालक के संवेगात्मक विकास पर विशेष प्रभाव पड़ता है। अगर टीचर जो है वो क्रोधित होकर बोलता है, काफ़ी एग्रेसिव है, तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे टीचर को ही देखकर सीखते हैं, उनको अपना रोल मॉडल मानते हैं। या घर में भी अगर कोई बहुत ज़्यादा गुस्से तरीके चिल्ला चिल्ला के बात करता है तब भी बच्चे क्या करेंगे। भाई, परिवार तो पहली पाठशाला होती है बच्चे की। अब एक बात बताओ, अगर फैमिली में लोग तू तड़ाक से बोलेंगे तो बच्चा भी ऑटोमेटिकली वैसे ही बोलना स्टार्ट कर देगा। बच्चे को सिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, वो ऑटोमेटिकली आपको देख के सीखता है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने आप को पहले सुधार लो, तब जाके आप बच्चों का विकास कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिर पॉइंट हमारा, बालक का स्वास्थ्य है। स्वस्थ बालकों के संवेगात्मक विकास में स्थिरता होती है। बिल्कुल, अगर कोई बच्चा स्वस्थ है पूरी तरीके से तो वो क्या होगा, स्थिर रहेगा। और अस्वस्थ बालक अपने संवेगों या अपने इमोशंस को जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाते, वो क्रोधी स्वभाव के हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है उनके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 16, बाल निर्देशन का महत्व बताइए। ठीक है, बाल निर्देशन का, निर्देशन क्या होता है, गाइडेंस, है ना। तो बाल निर्देशन का महत्व क्या है। एक तो बाल निर्देशन से बालक की क्षमताओं की जानकारी मिलती है, उन बच्चों को पता चलता है कि उनकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं। दूसरा, बाल निर्देशन के माध्यम से शिक्षकों को बालक की रुचियों की जानकारी मिलती है, उनके इंटरेस्ट का पता चलता है। बाल निर्देशन के माध्यम से शिक्षक बालकों की व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करने में भी सहायक होते हैं। और बाल निर्देशन से शिक्षक बालकों को अनुशासित ढंग से रख सकता है। ठीक है, पहले बच्चे को जानेंगे फिर उसको उसी तरीके से टैकल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 17, सीखने सिखाने और विद्यालय व्यवस्था के संदर्भ में समुदाय के सक्रिय सदस्यों का अभिप्रेरण में योगदान स्पष्ट कीजिए।
सीखने सिखाने में विद्यालय व्यवस्था का क्या योगदान है, ठीक है। हाँ, और समुदाय के सक्रिय सदस्यों का भी अभिप्रेरण में योगदान। अब देखो क्या है, सीखने में समुदाय का महत्व निम्नलिखित है। समुदाय बालकों में नैतिक और सामाजिक मूल्यों को विकसित करता है। समुदाय बच्चों के जो है शारीरिक विकास पर समुचित ध्यान देता है। समुदाय के सहयोग से वातावरण विद्यालय का अच्छा बना रहता है। समुदाय में बालक को आत्म प्रकाशन और आत्मविश्लेषण का अवसर मिलता है, ठीक है। अगर बच्चे का कोई समुदाय है, कोई कम्युनिटी है, तो वो उसमें क्या करता है, उसमें टॉलरेंस की पावर भी डेवलप होती है, सहनशीलता की, है ना। जब कई लोग एक साथ मिलकर काम को करते हैं तो उनमें टॉलरेंस की भावना भी क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, बाल विकास के संदर्भ में सामाजिक विकास से आपका क्या तात्पर्य है। तो मानसिक विकास का अर्थ दे रखा है इसमें, देखो कि बालक का जो समाजीकरण होता है वो परिवार से ही आरंभ हो जाता है। परिवार के सदस्य जैसे व्यवहार करते हैं बालक भी वैसा ही व्यवहार करने लगता है। बालक में सामाजिक विकास होना अत्यंत आवश्यक है। बालक में सामाजिक विकास के लिए बालक के माता पिता की आर्थिक स्थिति, विद्यालय का वातावरण, माता पिता का दृष्टिकोण जो है वो बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए, तभी बच्चे का समाजीकरण अच्छे से हो पाएगा। देखो जो आपका ये बाल विकास सब्जेक्ट है काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मुझे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। हर बच्चे का जो कह दो कि इंटरेस्ट होता है ज़्यादातर सभी बच्चों का इस सब्जेक्ट में, ठीक है भाई। स्कोरिंग सब्जेक्ट भी आपका, अच्छे से मेहनत करेंगे तो अच्छा स्कोर करेंगे आप इसमें। क्वेश्चन नंबर है 19, सृजनात्मकता है क्रिएटिविटी क्या होती है। बालकों में सृजनात्मकता की क्षमता का विकास कैसे किया जा सकता है। तो क्रो एंड क्रो ने इसकी डेफिनेशन दी है कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट है फिर बालकों में सृजनात्मकता का विकास। तो बालकों में सृजनात्मकता का विकास करने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक भी, जो टीचर है वो भी कैसे हों, क्रिएटिव माइंड के हों। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि अध्यापक साहित्य, कला, विज्ञान आदि क्षेत्रों में भिन्न भिन्न सृजनात्मकता कार्य प्रस्तुत करके छात्रों की सृजनात्मकता अभिवृद्धि को प्रोत्साहन करने में समर्थ होने चाहिए। मतलब टीचर भी ऐसा हो जो क्रिएटिव हो, कुछ क्रिएटिव करके दिखाए, तभी बच्चे क्या होंगे, सृजनशील होंगे खुद देख देख कर, है ना। अध्यापकों को चाहिए कि छात्रों के कार्यों की प्रशंसा करें, सृजनात्मक कार्यों के प्रति उनमें आत्मविश्वास बढ़े। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, परिपक्वता को परिभाषित कीजिए और परिपक्वता या मेच्योरिटी पर टिप्पणी लिखनी है। देखो परिपक्वता क्या होती है, वह आयु जिसमें शारीरिक पूर्णता प्राप्त हो जाती है। सामान्यतः 25 वर्ष की आयु जो है वो क्या होती है, परिपक्वता की आयु मानी जाती है कि इस टाइम तक सभी बच्चे क्या हो जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं। इस अवधि में शरीर अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेता है और मस्तिष्क का भी पूर्ण विकास हो जाता है। बोरिंग के अनुसार परिपक्वता गौण विकास है, जिनका अस्तित्व सीखी जाने वाली क्रिया व्यवहार के पूर्व होना आवश्यक है। क्या कहा है बोरिंग ने, ये जो मेच्योरिटी है वो गौण विकास है, जिनका अस्तित्व, इनका एग्जिस्टेंस क्या है, मेच्योरिटी का सीखी जाने वाली क्रिया या व्यवहार के पूर्व होना आवश्यक है। नेक्स्ट है फिर सीखने में परिपक्वता का योगदान। परिपक्वता प्राप्त होते ही स्वाभाविक रूप से व्यक्ति की समझ भी बढ़ जाती है, उसका भी विकास हो जाता है और वो शीघ्रता से सीखता है ना। आपने भी नोटिस किया होगा जैसे जैसे आप लोगों का मेच्योरिटी लेवल बढ़ता है तो आप चीज़ों को जल्दी सीखते जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, मूल्यों से आप क्या समझते हैं, वैल्यूज़ क्या होती है। नैतिक और सामाजिक मूल्यों को स्पष्ट कीजिए। तो मूल्यों के विकास से आशय है नैतिक मूल्यों के विकास और सामाजिक मूल्यों के विकास बालकों में होना। नैतिक मूल्य क्या होते हैं, जिन मूल्यों के माध्यम से व्यक्ति की भलाई हो, दूसरों को कष्ट न पहुँचे, उन्हें हम बोलते हैं नैतिक मूल्य, जैसे कि सत्यता और ईमानदारी। फिर है सामाजिक मूल्य। समाज में ही व्यक्ति जन्म लेता है और उसी में उसका विकास होता है। यदि व्यक्ति के अंदर समाज में रहते हुए भी दूसरों को सहयोग करने की आदत विकसित हो गई है तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, सामाजिक मूल्य। तो बच्चे में नैतिक और सामाजिक मूल्य विकसित करने की जिम्मेदारी उसके परिवार और उसके विद्यालय की होती है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप बच्चे को सिखाएंगे कि आपको जो है सत्यता या ईमानदारी होती क्या है, सपोज दैट छोटा बच्चा है, उसको नहीं बताया, वो कुछ चोरी करके लाया स्कूल से, है ना, और उसकी मम्मा ने उसको डांटा नहीं बिल्कुल भी, तो क्या ही उसमें वैल्यूज़ डेवलप होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, है ना। उसको नेक्स्ट टाइम फिर से आदत पड़ेगी, फिर से वो चोरी करके लाएगा और एक दिन क्या बनेगा, बड़ा चोर बन जाएगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, बुद्धि परीक्षण क्या होता है, इंटेलिजेंस टेस्ट।
ठीक है। और कितने टाइप के होते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये। वह परीक्षण जिसके द्वारा बुद्धि का परीक्षण किया जाता है बुद्धि परीक्षण कहलाता है। और बुद्धि परीक्षण के समय विभिन्न प्रकार के मानसिक कार्य जैसे कि गणना करना, समस्या का समाधान, भाषा योग्यता आदि किया जाता है। इंटेलिजेंस टेस्ट के टाइम पे क्या क्या किया जाता है, गणना करना, कैलकुलेशन करना, समस्या का समाधान खोजना, भाषा योग्यता, ठीक है। अब बुद्धि परीक्षण के टाइप्स क्या है, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। दो तरह के बुद्धि परीक्षण होते हैं, एक तो होता है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और एक होता है आपका सामूहिक बुद्धि परीक्षण, ठीक है। तो देखो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण क्या होता है, इस प्रकार का बुद्धि परीक्षण एक समय में केवल एक ही व्यक्ति पर प्रशासित किया जाता है, ठीक है। एक समय में एक ही व्यक्ति पर अप्लाई होता है व्यक्तिगत या इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है फिर इसका दूसरा टाइप है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। ये क्या होता है, ये कई साथ एक व्यक्तियों पर किया जाता है, एक समय में कई साथ एक व्यक्तियों पर किया जाता है। ये लेस एक्सपेंसिव होता है और जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है थोड़ा सा इससे एक्सपेंसिव ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल पर, एक व्यक्ति पर एक समय में एक ही व्यक्ति पर कर सकते हैं, इसलिए। क्लियर है भाई सभी को। फर्दर भी इनका क्लासिफिकेशन है, जो हमारे व्यक्तिगत और सामूहिक बुद्धि परीक्षण है ये वर्बल और नॉन वर्बल भी होते हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, ठीक है भाई। एक भाटिया बैटरी टेस्ट है, वो काफ़ी पूछा जाता है, और एक है आपका आर्मी बीटा टेस्ट, ठीक है। मैं बता दूंगी उसको, फैक्चुअल नोट्स में दे दूंगी आपको शॉर्ट्स में, उसमें देख लेना आप। काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंटेलिजेंस टेस्ट वाला टॉपिक जो है, आपको बिल्कुल अच्छे से करना है तैयार, आपके टेट के लिए, सी टेट के लिए, इवन एस टेट के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीखने में स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। तो देखो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या है, सीखने में स्थानांतरण को अधिगम का अंतरण भी कहते हैं, ठीक है। कैंडलैंड के अनुसार अंतरण पूर्व सीखे गए व्यवहार का वर्तमान में सीखे गए व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभाव से संबंधित है, कि हमने पूर्व में या पहले टाइम में क्या सीखा है और उसका हमारे रीसेंट या फिर कह दो कि प्रेजेंट पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, सीखने में स्थानांतरण। सीखने के स्थानांतरण के दो तरह से ये होता है, दो प्रकार होते हैं इसके, एक तो धनात्मक होता है, दूसरा होता है ऋणात्मक, ठीक है। धनात्मक जब पूर्व अर्जित नवीन ज्ञान को अर्जित करने में सहायक होता है, जब पूर्व ज्ञान जो है, पूर्व अर्जित ज्ञान नवीन ज्ञान को अर्जित करने में सहायक होता है, उसको क्या बोलते हैं, धनात्मक स्थानांतरण। क्लियर है भाई सभी को। और जब पूर्व अर्जित ज्ञान नवीन ज्ञान को अर्जित करने में बाधक होता है तो उसको क्या बोलते हैं, ऋणात्मक स्थानांतरण। अगर किसी बच्चे ने पहले से कोई सी टेट या टेट की तैयारी कर रहा है तो उसको ये पता होगा, फिर भी मैं बाइलिंगुअली एक बार आपको बता देती हूँ ताकि आप थोड़ा कनेक्ट कर सकें जो आपने पढ़ा है। ये ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है, एक तो हमारा होता है पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, दूसरा होता है नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, और एक चीज़ और है जीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, जो कि इसमें नहीं दिया गया है, ठीक है भाई। तो पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या होता है, व्हेन प्रीवियस नॉलेज हेल्प्स टू लर्निंग न्यू नॉलेज, जैसे कि ड्राइविंग साइकिल एंड मोटरसाइकिल, जैसे कि पहले आपने साइकिल सीखी और फिर आपको हेल्प हुई मोटरसाइकिल सीखने में, ठीक है, या बाइक सीखने में, वट एवर यू कनेक्ट, वट एवर यू फील विद कनेक्ट, ठीक है, जिस भी लैंग्वेज में आप कनेक्ट कर पाएँ। देखो मतलब मैं कितनी ज़ोरदार इंग्लिश बोल रही हूँ, है ना, वट एवर यू फील कनेक्टिंग विद। चलिए जान दीजिए। नेक्स्ट है फिर नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, व्हेन प्रीवियस नॉलेज वर्क एज बैरियर इन लर्निंग ऑफ न्यू नॉलेज, जब प्रीवियस नॉलेज हमारी बैरियर का काम करती है, बाधक का काम करती है न्यू नॉलेज को सीखने में, नए ज्ञान को एक्वायर करने में, सीखने में, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। सपोज दैट जैसे कि फ़ुटबॉल की नॉलेज है हमको, ठीक है, तो फुटबॉल की नॉलेज आपको क्रिकेट में क्या ही मतलब हेल्प करेगी, नहीं करेगी ना। नेक्स्ट है फिर जीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या होता है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जो प्रीवियस नॉलेज डज नॉट एनी अफेक्ट इन न्यू नॉलेज, मतलब प्रीवियस नॉलेज का नई नॉलेज को सीखने में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, उसको बोलते हैं हम जीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। जैसे कि एग्जांपल है कि आपको म्यूज़िक की नॉलेज है, ठीक है, तो वो आपका कुकिंग में क्या ही मतलब हेल्प करेगी, नहीं करेगी ना, तो ये हो जाता है जीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। चलिए फिर ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, इम्पोर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बाल्यावस्था से आप क्या समझते हैं। तो बाल्यावस्था 6 से 12 साल तक की जो होती है उसको हम बोलते हैं बाल्यावस्था, ठीक है। हाँ, बाल्यावस्था होती है 6 से 12 साल तक। वैसे तो सारी अवस्थाएं आपसे पूछी जाती हैं,
नेक्स्ट है फिर शिक्षाविदों ने इसे प्रारंभिक विद्यालय के आयु भी कहा है। इस उम्र में सामाजिक संबंध बनाने की भावना बालक बालिकाओं में स्पष्ट दिखाई देती है। नेक्स्ट है फिर किशोरावस्था से आप लोग क्या समझते हैं। तो देखो किशोरावस्था क्या होती है, लगभग 13 से लेके 13-14 साल से स्टार्ट हो जाता है किशोरावस्था। ठीक है भाई, हाँ 13-14 साल से किशोरावस्था स्टार्ट हो जाती है, लेकिन व्यक्तिगत अंतर होने के कारण इसकी कोई आयु सीमा रेखा नहीं खींची जा सकती। व्यक्तिगत अंतर मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, किसी में 12 से स्टार्ट हो जाती, किसी में 13-14 मतलब यहाँ से स्टार्ट हो जाती किशोरावस्था। इस कारण किशोरावस्था के आरंभ होने का कोई निश्चित समय नहीं बताया जा सकता, क्योंकि विभिन्न व्यक्तियों का तारुण्य काल भिन्न भिन्न आयु से आरंभ होता है और उनकी किशोरावस्था का आरंभ तभी से माना जाना चाहिए। यह अवस्था 18-19 साल तक मानी जाती है। क्लियर है भाई सभी को। कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर क्लास अच्छी लग रही है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्धि लब्धि से आप क्या समझते हैं। ठीक है, हाँ आईक्यू वाला जो है, आईक्यू इंटेलिजेंट क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि क्या होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका, बहुत ज़्यादा, टेट के लिए भी, सी टेट के लिए भी। तो बुद्धि लब्धि क्या होती है, देखो बुद्धि लब्धि के विषय में बिने का अल्फ्रेड बिने जो थे, उनका ये मानना था कि आयु वृद्धि के साथ जैसे जैसे आयु बढ़ती है तो बालक के ज्ञान में भी वृद्धि होती है। इसी कारण उन्होंने प्रत्येक आयु स्तर के लिए ज्ञान वृद्धि पर आधारित प्रश्न दिए थे कुछ, और उनकी धारणा थी कि अमुक आयु का सामान्य बालक कुछ विशेष प्रश्नों का उत्तर अवश्य दे सकता है। इस धारणा को उन्होंने मानसिक आयु के प्रत्यय को जन्म दिया। मानसिक आयु मतलब मेंटल एज का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो किसने दिया था, ओनली ऑन अल्फ्रेड बिनेट ने। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है आपके टेट, सी टेट में, सुपर टेट में बहुत बार पूछा जाता है बुद्धि लब्धि। ठीक है, इसको तो आपको करना ही करना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कॉमन जो आपके टेट में भी, सी टेट के लिए भी और सुपर टेट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है इसमें कि जो बुद्धि लब्धि है, जो आपका ये एक चीज़ ध्यान रखना, फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट जो था आपका, और एक मेंटल एज का कॉन्सेप्ट। ठीक है, मानसिक आयु का जो कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया था, अल्फ्रेड बिनेट ने। ठीक है, इनका नाम रख लेना बिल्कुल, अल्फ्रेड बिनेट इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट है फिर कॉल और ब्रूस के अनुसार क्या है। तो कॉल और ब्रूस ने क्या कहा है, बुद्धि लब्धि यह स्पष्ट करती है कि बालक की मानसिक योग्यता में किस गति से विकास हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम। बुद्धि लब्धि का सूत्र मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है मानसिक आयु अपॉन में वास्तविक आयु इंटू में 100। ठीक है, यदि किसी बालक की वास्तविक आयु 10 साल है और उसकी मानसिक आयु है 12 साल, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी, इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे। ठीक है, मानसिक आयु 12 है और वास्तविक आयु है 10 और इंटू करेंगे 100, एक 0 से एक 0 होगी कैंसिल, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर 120। ठीक है भाई, हाँ देखो एक चीज़ और पॉइंट नोट कर लो आप कि जो कॉन्सेप्ट था आईक्यू का, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट का कॉन्सेप्ट, वो तो दिया था विलियम स्टर्न ने। किसने दिया था, विलियम स्टर्न। ठीक है, स्टर्न भी कभी कभी पूछा जाता है। और जो फाइनल फार्मूला दिया है MA/CA वाला, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, ये पूरा जो फाइनल फार्मूला दिया गया था ये दिया था लुईस टर्मन ने। किसने दिया है, टर्मन। ठीक है, ये पूरा फार्मूला जो फाइनल फार्मूला दिया है टर्मन ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास का वर्णन कीजिए। तो शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, शैशवावस्था के प्रमुख संवेग क्या क्या होते हैं, क्रोध, भय और प्रेम, है ना। वॉटसन ने भी 3 संवेग बताए हैं, क्रोध, भय और प्रेम। क्रोध क्या होता है, जब बालक 1 साल से कम उम्र का होता है तो क्रोध की अभिव्यक्ति अधिक तेजी से करता है। यदि उसकी दूध की बोतल उसके मुंह से छीन ली जाती है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाता है, पैर पटकता है, हाथ मारता है, चीखता है ना, चीखता चिल्लाता है। काफ़ी आपने देखा भी होगा अगर आपके घर में कोई छोटा बेबी होगा। नेक्स्ट है फिर प्रेम, वह अपनी माँ को पहचानता है, उससे अलग होने पर वो रोने लगता है ना, तो अफेक्शन भी मतलब दिखाई देता है उस टाइम पे। नेक्स्ट है भय, शिशु में भय भी दिखाई देता है जब कोई उसे तेज़ी से बोलता है, बहुत तेज़ बोल देता है, डांटता फटकारता है। पहले तो वो गौर से देखता है, सुनता है और फिर इसके बाद वो रोना स्टार्ट कर देता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है माध्य से आप क्या समझते हैं। तो माध्य क्या होता है, केंद्रीय प्रवृत्ति, सेंट्रल टेंडेंसी। जिन बच्चों ने पढ़ी है, ऑलमोस्ट सभी ने पढ़ी होगी। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के समस्त मापनों के सर्वाधिक विश्वसनीयता और एवं स्थिर माप क्या होता है, माध्य। ठीक है, किसी भी श्रृंखला के सभी अंकों के योग को उनकी संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त मूल्य क्या कहलाता है, माध्य कहलाता है। तो क्या फॉर्मूला बनेगा इसका, सभी अंकों का योग अपॉन में उनकी संख्या। माध्यिका से आप क्या समझते हैं, तो माध्यिका श्रेणी में क्या होता है, मध्य बिंदु होता है। माध्यिका ज्ञात करने की दो विधियाँ होती है, एक तो होता है अव्यवस्थित प्रदत्तों से माध्यिका ज्ञात करना, दूसरा होता है व्यवस्थित प्रदत्तों से माध्यिका ज्ञात करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बुद्धि से आपका क्या तात्पर्य है, बुद्धि कितनी प्रकार की होती है। तो बुद्धि 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 होती क्या है, क्या होती है, इंटेलिजेंस। बुद्धि सोचने की क्षमता होती है। बुद्धि से व्यक्तित्व का पता चलता है ना। बुद्धि से पता चलता है कि पर्टिकुलर व्यक्ति जो है, मतलब उसका दिमाग, आप उसके रहन सहन से, उसकी चाल ढाल से, उसके पहनावे से, उसके उठने बैठने के तरीके, उसके खाने के तरीके, है ना, उसके बोलने के तरीके से आप पता लगा लेते हैं कि इस व्यक्ति की बुद्धि कैसी है। ठीक है, बकिंघम के अनुसार बुद्धि जो है वो सीखने की योग्यता होती है। बुद्धि के प्रकार हैं, बुद्धि 3 प्रकार की मानी गई है। सामाजिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि, अमूर्त बुद्धि। देखो, अमूर्त और मूर्त बुद्धि मैंने आपको कई बार बताया है। एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, जिन चीज़ को हम छू या देख नहीं सकते, कल्पनाओं में सोच सकते हैं, तो वो होता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ठीक है, और मूर्त बुद्धि होती है जिसको हम देख या छू सकते हैं, मतलब जिसको हम महसूस कर सकते हैं, वो क्या होती है, हमारी मूर्त बुद्धि होती है। ठीक है भाई। अब देखो, सामाजिक बुद्धि, इस बुद्धि से अभिप्राय व्यक्ति को समझने और इसके साथ व्यवहार करने की योग्यता है। तो ये तो हुई आपकी सामाजिक बुद्धि। नेक्स्ट है स्थूल बुद्धि, स्थूल या सूक्ष्म बुद्धि। इस बुद्धि का अभिप्राय विभिन्न वस्तुओं को समझने और उनका प्रयोग करने की योग्यता से है। बहुत सारी वस्तुओं को समझना और फिर उनका प्रयोग करना। अमूर्त बुद्धि, इस बुद्धि से अभिप्राय गणितीय संकेतों को समझने से है। ठीक है, नेक्स्ट है फिर आईक्यू क्या है। देखो, बुद्धि के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंटेलिजेंस से काफ़ी क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। ये टॉपिक ही आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बुद्धि लब्धि से आशय क्या है, आईक्यू से। तो बुद्धि लब्धि किसी व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक आयु के अनुपात से ज्ञात की जाती है। इससे मानसिक आयु और वास्तविक आयु के अनुपात में 100 से गुणा करने पर हमें बुद्धि लब्धि प्राप्त होती है। क्या होता है बुद्धि लब्धि का सूत्र, आईक्यू का सूत्र अभी मैंने आपको बताया था, मानसिक आयु अपॉन में वास्तविक आयु, इनटू में क्या आएगा, 100। तो मानसिक आयु इसमें दी है, जैसे कि रोहित कक्षा 8 में पढ़ता है, जिसकी वास्तविक आयु 13 साल है और वो 15 साल के बच्चे की मानसिक आयु रखता है। तो वो रखता कैसे है, मान के चलो कोई बच्चा 13 साल का है और वो काम कर रहा है 15 साल के बच्चे की आयु का, है ना। वो अपने से एक क्लास ज़्यादा का मतलब समझता है और अच्छी परफॉर्मेंस देता है उसमें। और कोई कोई बच्चा होता है कि अपने से पीछे क्लास का मैटर भी नहीं समझ पाता है ना। तो उसकी बुद्धि लब्धि आपको ज्ञात करनी है इसमें। तो मानसिक आयु दी है 15 साल, इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे, 15/13 इंटू में 100। ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 115.4। तो ये आएगा श्रेष्ठ बुद्धि में। एक बुद्धि का चार्ट है पूरा कि जो 0 से 25 साल के होते हैं वो जड़ बुद्धि कहलाते हैं, है ना। 140 प्लस जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं प्रतिभाशाली बच्चे। वो चार्ट मैं आपको पूरा बता दूंगी, ठीक है, शॉर्ट्स में अपलोड कर दूंगी। देखो, अगर कोई टॉपिक मेरे ध्यान नहीं रहता तो आप लोग मुझे याद दिला सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, मैं ज़रूर याद रखूँगी उस चीज़ को। देखो, माइंड से स्लिप हो जाती है चीज़ें, मुझे और भी काफ़ी काम होता है, आपके लिए 2-3 क्लास भी रिकॉर्ड करनी होती है पूरे दिन में, बहुत टिपिकल हो जाता है। ठीक है भाई, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों की हेल्प हो सके। और अभी तक अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, आने वाली हर एक वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। क्वेश्चन नंबर है आपका 32, भाषा विकास के सिद्धांत। भाषा विकास के सिद्धांत हैं। क्वेश्चन कुछ मतलब अटपटा सा है ये, है ना। भाषा विकास के सिद्धांत क्या है, ये होना चाहिए क्वेश्चन। और विभिन्न अवस्थाओं में भाषा विकास को समझाना है। तो भाषा विकास के 3 मुख्य सिद्धांत होते हैं। एक तो होता है भाषा का विकास स्वतः होता है। स्वतः मतलब अपने आप। भाषा वातावरण में सीखी जाती है, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। अनुकरण मतलब नकल करके। अब देखो, विभिन्न अवस्थाओं में भाषा का विकास। शैशवावस्था में भाषा का विकास, जब बच्चा जन्म लेता है तब भाषा नहीं जानता। इस समय वो केवल क्या जानता है, रोना और मुस्कुराना। और बच्चा 6 महीने में ए ई स्वर बोलना जान जाता है।
ठीक है। 1 साल का बच्चा 3 शब्द बोलता है, 2 साल का बच्चा 120 शब्द बोलता है और 3 साल का बच्चा जो है वो वाक्य बोलना सीख जाता है। अब बाल्यावस्था में भाषा का विकास कैसे होता है? 4 वर्ष की आयु में बच्चों का शब्दकोश लगभग 1550 शब्दों का हो जाता है। 5 साल की आयु में लगभग 2000 के आसपास के शब्द बोलने लगता है। नेक्स्ट है फिर हमारा किशोरावस्था में भी होना चाहिए ये। विभिन्न अवस्थाओं में पूछा है ना भाषा का विकास। हाँ, वैसे तो 2 मार्क्स के लिए इतना इनफ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। वॉटसन ने संवेगों को कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो वॉटसन ने 3 संवेग बताए हैं, क्रोध, भय और प्रेम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी पूछा जाता है ये भी भर भर के। क्रोध क्या होता है? क्रोध तभी आता है जब किसी कार्य में बाधा होती है ना। जैसे कि आप कोई काम करने जा रहे हैं, आपको कोई डिस्टर्ब कर दे, टोक दे, आके कुछ कह दे, तो आपको कितना गुस्सा आएगा। सपोज दैट आपका एग्ज़ाम है और कोई उसी वक्त वहाँ पे बोले जा रहा है, तो ऑब्वियस है गुस्सा आना, है ना। तो छोटे बच्चे क्रोध की अवस्था में प्राय चिल्लाते हैं, पैर पटकते हैं, दांत से काटते हैं। और बालक जब क्रोध की अभिव्यक्ति करता है तो उसका चेहरा लाल हो जाता है। प्रेम क्या होता है? प्रेम जो है वो बालक में भी प्रेम संवेग पाया जाता है। वह अपने माता पिता से प्रेम करना जानता है और माता पिता से अलग होने पर वो रोने लगता है। भय क्या होता है? बालक में भय नामक संवेग भी पाया जाता है। भय की अवस्था में बच्चों की गति रुक जाती है, बच्चे अंधेरे में जाने से डरते हैं और बच्चे जानवरों जैसे कुत्ते, बिल्ली आदि से डरते हैं। ठीक है भाई, आज हम यहीं तक के क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 34 से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, इसको ही रिवीजन कीजिए, अच्छे से रिवीजन लगाइए और साफ़ सुथरे जो है नोट्स रखिए अपने। अगर कोई बच्चा बुक से पढ़ रहा है वेल एंड गुड है, और नहीं तो बुक से पढ़ने के बाद भी आपको राजन की सीरीज़ तो बिल्कुल मस्ट है लगानी। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन का आइडिया लगेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पुट अप होते हैं। राजन इज़ मस्ट फॉर डीएलएड। ठीक है, हाँ बिल्कुल, आपके लिए ये कह दो कि 90+ स्कोर जो है आपको ये दिलाएगा। तो सभी बच्चे जो है जुड़ जाना ज़रूर और सभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर किसी बच्चे को टीएलएम में या फिर असाइनमेंट में कोई प्रॉब्लम है तो भी मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर।